अमेरिका और ईरान, इन दो देशों के बीच पिछले 70 सालों से एक तनाव चला आ रहा है। तो चलिए इस बेहद उलझे हुए संघर्ष को जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? आज अमेरिका पूरी ताकत लगा रहा है कि ईरान किसी तरह परमाणु हथियार न बना पाए। लेकिन क्या आपको पता है कि ईरान को ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले अमेरिका ने ही दी थी? सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस पहेली का जवाब 70 साल पुराने इतिहास में छिपा है और इसकी शुरुआत होती है तेल और एक तख्ता पलट की कहानी से। बात है 1951 की। ईरान के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसद्देक। उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब अब तेल का मुनाफा ब्रिटेन को नहीं बल्कि ईरान को मिलेगा। जाहिर है ब्रिटेन इससे भड़क गया और उसने अमेरिका से मदद मांगी। फिर 1953 में अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर ऑपरेशन एजेक्स चलाया। इसमें मोसादेक की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया और अमेरिका के समर्थक शाह को वापस गद्दी पर बिठा दिया गया। और फिर देखिए, कुछ ही साल बाद 1957 में अमेरिका ने एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत ईरान को उसका पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और टेक्नोलॉजी दी। इस तख्ता पलट का असर ईरान के लोगों पर बहुत गहरा पड़ा। उनके मन में अमेरिका के लिए एक नफरत भर गई। कई लोग आज भी यही कहते हैं कि अमेरिका लोकतंत्र की बात तो करता है, लेकिन हमारे ही चुने हुए नेता को उसने सत्ता से हटा दिया। कहते हैं कि डेथ टू अमेरिका यानी अमेरिका मुर्दाबाद का नारा यहीं से शुरू हुआ। लेकिन कहानी में तेल के अलावा एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और वो है पैसा। चलिए देखते हैं कैसे एक आर्थिक सिस्टम ने इस दुश्मनी की आग में घी डालने का काम किया। तो हुआ ये कि 1971 तक अमेरिकी डॉलर सोने से जुड़ा था। मतलब सरकार उतने ही डॉलर छाप सकती थी जितना उसके पास सोना हो। लेकिन जब ये सिस्टम खत्म हुआ तो अमेरिका को अपने डॉलर को ताकतवर बनाए रखने का कोई नया तरीका चाहिए था। और वो तरीका था पेट्रो डॉलर सिस्टम। मतलब अब से दुनिया में किसी को भी तेल खरीदना है तो उसे पेमेंट सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही करनी होगी। इससे हुआ ये कि अमेरिकी डॉलर की डिमांड हमेशा के लिए बन गई। ये पूरा सिस्टम एक साइकिल की तरह काम करता है। पहला कदम, किसी भी देश को तेल चाहिए तो उससे पहले अमेरिकी डॉलर खरीदने पड़ेंगे। दूसरा कदम, सऊदी अरब जैसे तेल बेचने वाले देशों के पास डॉलर्स का अंबार लग जाता है। तीसरा कदम, ये देश अपने खरबों डॉलर वापस अमेरिका में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। और चौथा कदम, बदले में अमेरिका इन देशों को और इस पूरे सिस्टम को मिलिट्री सुरक्षा देता है। ये एक परफेक्ट सिस्टम था, खासकर अमेरिका के लिए। ये सिस्टम दशकों तक अमेरिका के लिए बहुत फायदेमंद रहा। लेकिन फिर आया साल 1979, एक ऐसा साल जिसने मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और रातों रात सब कुछ बदल गया। शाह के ज़माने में जो ईरान अमेरिका का सबसे पक्का दोस्त था, वो अयातुल्ला खुमैनी के आने के बाद उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जो कल तक सहयोगी था, वो अब एक बहुत बड़ा खतरा था। और बात सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहने वाली थी। ईरान के नए नेताओं ने ऐलान कर दिया कि वे अपनी इस क्रांति को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। ये इस इलाके में मौजूद अमेरिका के समर्थक देशों के लिए एक सीधी चुनौती थी। तो सवाल उठता है कि एक सुपर पावर के सामने ईरान इतने सालों तक कैसे टिका रहा? इसका जवाब उसकी एक खास रणनीति में छिपा है, जिसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी एक असमान युद्ध। ईरान के नेताओं ने अपने पड़ोस में देखा। उन्होंने देखा कि इराक और लीबिया का क्या हश्र हुआ। उन्हें एक बात साफ समझ आ गई, अगर खुद को बचाना है तो न्यूक्लियर प्रोग्राम ही आखिरी इंश्योरेंस पॉलिसी है। उनका मानना था कि अगर सद्दाम हुसैन और गद्दाफी के पास एटम बम होता तो शायद आज वो जिंदा होते। तो ईरान ने एक डबल गेम खेला। एक तरफ उसने फॉरवर्ड डिफेंस की रणनीति अपनाई, मतलब हिजबुल्लाह, हमास और हूतियों जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करो ताकि वो ईरान की लड़ाई लड़ें। और दूसरी तरफ न्यूक्लियर शील्ड बनाने के लिए चुपचाप अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम आगे बढ़ाते रहो ताकि कोई सीधे हमला करने की हिम्मत न करे। अब ये यूरेनियम एनरिचमेंट को समझिए। 3.67% पर यह बिजली बनाने के काम आता है। 20% पर इससे मेडिकल आइसोटोप्स बनते हैं। लेकिन जैसे ही ये 90% तक पहुंचता है, इससे परमाणु बम बन सकता है। और आज ईरान 60% के खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है, जो वेपन्स ग्रेड से बस कुछ ही कदम दूर है। इसी वजह से दशकों से एक खुफिया जंग, एक शैडो वॉर चल रही है।
अमेरिका और इजराइल आर्थिक पाबंदियों, स्टक्सनेट जैसे कंप्यूटर वायरसेस और ईरान के वैज्ञानिकों की हत्याओं का इस्तेमाल करते हैं। तो जवाब में ईरान क्या करता है? वो एनरिचमेंट की रफ्तार और बढ़ा देता है, अपनी न्यूक्लियर साइट्स को पहाड़ों के नीचे और ज्यादा सुरक्षित बना लेता है। ये एक चूहे बिल्ली का खेल है। और इस चूहे बिल्ली के खेल का नतीजा? आज की तारीख में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान चाहे तो एक एटम बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम सिर्फ 12 दिनों में तैयार कर सकता है। लेकिन क्या ईरान का सबसे बड़ा हथियार वाकई में बम है? शायद नहीं। उनका असली तुरुप का पत्ता कुछ और है। एक सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा समंदर का रास्ता। इस रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि दुनिया का 20% तेल इसी पतले से रास्ते से होके गुजरता है और इस पर ईरान का दबदबा है। और इसी दबदबे का इस्तेमाल करके ईरान वो असमान लड़ाई लड़ता है। अब जरा ये गणित समझिए। एक ईरानी अटैक ड्रोन की कीमत है करीब $2000, लेकिन उसे हवा में ही मार गिराने वाली एक अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल की कीमत है $40 लाख। मतलब ईरान बहुत कम खर्चे में अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा सकता है। तो ईरान अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करता है? वो सीधे अमेरिका से नहीं भिड़ता। वो अमेरिका के करीबी दोस्तों जैसे सऊदी अरब और यूएई की दुखती रग पर हाथ रखता है। ये देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं, लेकिन इनकी कुछ बड़ी कमजोरियां हैं। उनका 60% पीने का पानी और 90% खाना इसी स्ट्रेट ऑफ हर्मूज से आता है, जिसे ईरान जब चाहे तब निशाना बना सकता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये लड़ाई सिर्फ एक बम को लेकर है या फिर ये डॉलर के भविष्य और दुनिया की बादशाहत की लड़ाई है? हो सकता है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए ना हो, बल्कि ये उस पेट्रो डॉलर सिस्टम को सीधी चुनौती देने का एक जरिया हो, जिसने दशकों से अमेरिकी ताकत को कायम रखा है।